हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और आज हम मैथमेटिक्स की जो टीचिंग मेथड अपन कर रहे थे उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लाए हैं। और देखें इसमें हम किन किन विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रयोगशाला, प्रायोजना, ह्यूरिस्टिक और समस्या समाधान, 4 हम विधियों के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। अब एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रयोगशाला विधि के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला विधि क्या है और कैसे है। देखिए, प्रयोगशाला विधि आगमन विधि की क्रियात्मक विधि है, तो इसके सभी शिक्षण सूत्र आगमन विधि के समान हो जाएंगे और यह आगमन विधि की क्रियात्मक विधि है। सॉरी दोस्तों, आज गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कंटेंट आप तक पहुँचे, समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और प्रयोग में व्यक्ति क्या करता है या बच्चा क्या करता है, करके सीखता है, करके सीखता है। और करके सीखने का अर्थ है लर्निंग बाय डूइंग। तो यह करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है और गणित व विज्ञान शिक्षण की श्रेष्ठतम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें सीख रहा है तो बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव। और वे सभी विधियां जिनमें बच्चा एक्टिव रहता है या विद्यार्थी एक्टिव रहता है वो बहुत अच्छी विधियां मानी जाती हैं शिक्षण अधिगम की। अब इसमें जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसमें तार्किक सोच और समस्या समाधान का कौशल विकसित होगा। वो सीखेगा कि कैसे प्रयोगशाला में कैसे उपकरणों को अरेंज करना है और उनसे कैसे अच्छे रिजल्ट निकालने हैं। अब इसके सोपान हैं, तो सबसे पहले कोई भी विधि हो हमारी, सबसे पहले हम उसमें उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उद्देश्यों के निर्धारण के बाद जब हम उद्देश्यों का निर्धारण कर लेंगे उसके बाद हम उपकरणों की व्यवस्था करेंगे। जब हम प्रयोग भी पढ़ते थे, जब हम लैब में आपने लैब की जो रिकॉर्ड हो, लैब रिकॉर्ड यदि बनाया होगा तो उसमें हम सबसे पहले प्रयोग का उद्देश्य लिखते थे कि इसका उद्देश्य क्या है। फिर उद्देश्य के बाद अपन आवश्यक उपकरण लिखते थे। यदि आपको ध्यान होगा ना तो आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यक उपकरण। और आवश्यक उपकरणों के बाद हम उपकरणों को अरेंज करके वैसे उसका सिद्धांत लिखते थे और सिद्धांत लिखने के बाद हम प्रेक्षण प्राप्त करते थे। प्रेक्षण तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा, उसके बाद आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होगी, उसके बाद हम सूचना या प्रेक्षण प्राप्त करेंगे और प्रेक्षणों का विश्लेषण करके फिर हम उनका सामान्यीकरण करेंगे। और सामान्यीकरण आप देखें तो उनमें क्या चीज़ कॉमन है या जर्नलाइज हो रही है, हम उस काम को करेंगे। तो आगमन विधि में भी यही हो रहा था, उसमें पहले उदाहरण आते हैं और उदाहरणों से वो विधि चलती है सामान्यीकरण की ओर, एग्जाम्पल से जर्नलाइजेशन की तरफ वो विधि जाती है। तो ये आगमन विधि की क्रियात्मक विधि है और प्राप्त सिद्धांतों का सत्यापन फिर अंत में करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम उस सिद्धांत को लागू करके देखते हैं जो कि हमने यहाँ से प्रेक्षणों से प्राप्त किया है। अब इस विधि के गुण और दोषों की चर्चा कर लेते हैं। तो गुणों की बात करें तो इसमें बच्चे के कौशलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। और कौशलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति का अर्थ ये है क्योंकि उसमें बच्चा एक्टिव है। तो एक्टिव है किससे, कैसे, क्रियात्मक रूप से। तो इसमें साइकोमोटर डोमेन की पूर्ति होगी, कौशलों की पूर्ति। ज्ञान स्थायी और व्यवहारिक है क्योंकि विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच रहा है, एक्टिव है। और जितनी भी ऐसी विधियां हैं जिनमें विद्यार्थी एक्टिव है उनका जो ज्ञान है हमेशा क्या रहेगा, स्थायी होगा। तो ये आप वैसे भी याद कर लें, जिनमें विद्यार्थी एक्टिव है। या फिर छात्र केंद्रित, जितनी भी छात्र केंद्रित। देखें, और सैद्धांतिक पक्ष व क्रियात्मक पक्ष का क्रियात्मक परीक्षण होने से पुनर्बलन प्राप्त होगा और आगमनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास होगा। अब इस विधि में प्रयोगशाला काम करेगी तो यह विधि समय साध्य और खर्चीली भी है, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और आवश्यक उपकरणों हेतु प्रयोगशाला भी चाहिएगी काम करने के लिए, तो इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा होगा।
और केवल उच्च स्तर पर उपयोगी है। और वैसे भी आप यदि इसको सामान्य जीवन में यदि हम देखें, जो सामान्य हमारा शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, वहाँ पे प्रयोगशाला कहाँ पर होती है? 11th या 12th क्लास में होती है। तो यहाँ से आप सीधा समझ जाएं कि ये निम्न स्तर हेतु उपयोगी नहीं है, केवल उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। आगे चलते हैं प्रायोजना विधि पे। बहुत महत्वपूर्ण विधि है प्रायोजना विधि। और क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले विचार तो दिया था जॉन डूवी ने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया विलियम किलपैट्रिक ने। और विलियम किलपैट्रिक इस विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रायोजना में क्या होगा, जब कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है तो हम मिलजुल के काम करते हैं, तो इसलिए यह सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि है। इसमें बच्चा कुछ ना कुछ क्रियात्मक रूप से एक्टिव रहेगा। अब यदि इसमें बच्चा एक्टिव है तो क्या होगा, इसका भी ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। ज्ञान स्थायी, क्योंकि इसमें बच्चा खुद एक्टिव है। एक से ज़्यादा बच्चे समूह में काम कर रहे हैं तो यह सामाजिक विधि होगी। और अपने अपनी गति से बच्चा स्वयं गति से अधिगम करेगा। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद रखेंगे। और महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा मॉडल से प्रेरित है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा मॉडल क्या कहता है कि कौशल को बढ़ावा दिया जाए, कौशल को बढ़ावा देने की बात करता है महात्मा गांधी का शिक्षा मॉडल। और विलियम किलपैट्रिक की आप परिभाषा याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो आप इसमें दो चीज़ याद रखेंगे, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और सामाजिक वातावरण, इससे आपको याद हो जाएगा। प्रायोजना 4 प्रकार की है। सृजनात्मक, जिसमें टास्क जो दिया जा रहा है, जो उद्देश्य है, वो किसी ऑब्जेक्ट का सृजन करने का है, कोई सिद्धांत का सृजन करने का है, जहाँ पे सृजन करने का गुण विकसित होगा। एक है अभ्यास, जिसमें हम प्रैक्टिस कराने की बात करेंगे। एक है समस्यात्मक, किसी समस्या के समाधान के लिए। और एक है आनंददायक या रसास्वादन प्रायोजना, जो जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। तो 4 प्रकार के हैं। तो कई बार पूछ भी लेता है कि प्रायोजना के कितने प्रकार हैं, तो प्रायोजना के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार प्रायोजना के हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ये बुनियादी शिक्षा मॉडल पर आधारित है और सामाजिक क्रियाविधि है। क्यों? इसमें बहुत जो बच्चे हैं वो समूह में रह के काम करते हैं। अब देखते हैं इसके सोपान क्या हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कि प्रायोजना विधि के कितने सोपान हैं, तो 6 सोपान इसके हैं, इस विधि के। इसमें परिस्थिति का निर्माण करेगा अध्यापक, और जब वो परिस्थिति बनाएगा उस परिस्थिति के हिसाब से प्रोजेक्ट का होगा चयन कि वो बच्चों को क्या प्रोजेक्ट देना चाहता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रायोजना विधि में अध्यापक मार्गदर्शक है, अध्यापक मार्गदर्शक है, इसलिए वो ही तय करेगा कि क्या परिस्थितियां होनी चाहिए और किस प्रोजेक्ट का चयन करना है जिसको हमें बच्चे को देना है हल करने के लिए या जिसको सिखाना है। फिर प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाएगा, उत्तरदायित्वों का विभाजन करेगा, वो बच्चों के लिए काम देगा, कौन? वही अध्यापक। फिर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करेंगे, कौन? विद्यार्थी। ये काम करेंगे विद्यार्थी। और फिर जैसे ही प्रोजेक्ट काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसका मूल्यांकन करेगा अध्यापक और रिकॉर्ड रखेगा फिर उसका अध्यापक। फिर गुण, इस विधि के गुणों पे चर्चा करें तो हम पहले भी पढ़ रहे थे कि इसमें बच्चे समूह में रहते हैं और काम करते हैं। समूह में यदि बच्चे रह रहे हैं तो समवाय और सामाजिकता के गुणों का विकास होगा। और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से एक्टिव है। और इसमें भले ही आप लिख सकते हो ज्ञान स्थायी होगा, क्योंकि जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा वो उसमें ज्ञान स्थायी रहेगा। समय व परिश्रम अधिक लगेगा और छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। आपको पता है प्रोजेक्ट छोटी क्लासेस में होता भी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट चालू होता है 9th या 10th से, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से यदि शुरू होता है तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है प्रायोजना विधि। आगे चलते हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, और जो कि तो इनको याद कर लेंगे। इनसे सीधे प्रश्न आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें विलियम किलपैट्रिक की जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको याद रखेंगे, आई होप। अब अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। गणित और विज्ञान में इसका बहुत बड़ा रोल है ह्यूरिस्टिक विधि का, क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि को हम कहते हैं खोज विधि। इसमें बच्चे को खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इसके प्रतिपादक हैं हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो ह्यूरिस्को से बना है, जिसका मतलब है आई डिस्कवर, मतलब मैं खोजता हूँ, तो इसलिए इसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। विशेषताएं क्या हैं? इसमें बच्चा अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान तक पहुंचता है। अच्छा देखें, दो विधि हैं, एक तो है ह्यूरिस्टिक और एक है समस्या समाधान। एक विधि है समस्या समाधान, इन दोनों में एक अंतर है। समस्या समाधान विधि में सामूहिक कार्य होता है, सामूहिक, और इस विधि में काम होता है इंडिविजुअल। इसमें व्यक्तिगत कार्य होता है और समस्या समाधान में सामूहिक कार्य होता है। दोनों ही मानसिक विधियां हैं, इनमें कोई क्रियात्मक पहलू नहीं है। और यदि इसमें बच्चा अवलोकन, अध्ययन, परीक्षण ऐसी जो टेक्निक्स का सहारा ले रहा है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे के लिए बहुत काम की विधि है, अति उत्तम विधि मानी जाएगी। हर्बर्ट स्पेंसर की एक परिभाषा है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है। वैसे दो परिभाषा जो मैंने यहाँ लिखी हैं वो ज़्यादा ही फेमस हैं और वो पूछी भी जाती हैं। इसमें क्या है कि हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि बालक को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चे को हम क्या देंगे? प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार के देंगे कि बच्चा किसके लिए प्रेरित हो? सोचने के लिए या खोज के लिए प्रेरित होगा? खोज के लिए प्रेरित होगा। ऐसे हम प्रश्न बच्चे के लिए इसमें देंगे। और आर्मस्ट्रॉन्ग इसी विधि के बारे में कहता है कि ह्यूरिस्टिक विधि में हम बच्चे को अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देखते हैं। इसमें हम बच्चे को अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देखते हैं। हम इसमें उस बच्चे को एक रिसर्चर बनाना चाहते हैं कि वो रिसर्च करे और सीखे। आगे चलते हैं, इस विधि के सोपानों की बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो चरण है, पहला स्टेप है, वो समस्या की उपस्थिति है। क्योंकि जब तक समस्या की उपस्थिति नहीं होगी तब तक बच्चा समस्या का समाधान तक कैसे पहुंचेगा। और कहते भी हैं कि समस्या जब होगी तो ही प्रेरणा उत्पन्न होगी, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन आएगा जब समस्या होगी, और मोटिवेशन आएगा तो बच्चा उस समस्या को हल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब समस्या की उपस्थिति के बाद बच्चा उस समस्या को हल करने के तथ्यों की करेगा खोज। उसके बाद वो परिकल्पनाओं का निर्माण करेगा और परिकल्पनाओं का परीक्षण करके सिद्धांतों के निर्माण पे पहुंचेगा। अब इसमें बात यह है कि इसको हम ऐसे देखते हैं, मतलब एक बड़ा सामान्य सा एग्जाम्पल है कि जैसे सेब गिरा तो न्यूटन के दिमाग में आया कि ये सेब क्यों गिरा, पृथ्वी पे क्यों गिरा। जो किंवदंती है हम उस पर चलते हैं, अब ये घटना हुई नहीं हुई है तो किसी को नहीं पता। तो सेब गिरा तो ये हुई समस्या की उपस्थिति। जैसे ही समस्या की उपस्थिति हुई तो न्यूटन ने तथ्यों की खोज करना चालू किया कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं। फिर उसने परिकल्पनाओं का निर्माण किया कि शायद ऐसा क्यों हो रहा होगा। इमेजिनेशन, यहाँ पर उसने सोचा और परिकल्पनाओं का निर्माण किया। अब इसने इस परिकल्पना या सिद्धांत जो निर्माण किया था उसे और दूसरी जगह लगा कर भी देखा। जब ये लग गया कि हाँ साहब और जगह भी ये लागू हो रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे? सिद्धांत। जब हमारी परिकल्पनाएं वास्तविक जीवन में वास्तविक उदाहरण खोज लेती हैं तब हम उसको सिद्धांत कहते हैं। नहीं तो जब तक वो रहती है परिकल्पना तब तक उसने विभिन्न प्रकार के सोचा होगा कि क्यों खोज रही है, चुंबक की वजह से खींच रही है या द्रव्यमान की वजह से खींच रही है अपनी ओर पृथ्वी, इसको क्या कारण रह सकता है, ये होता है। ह्यूरिस्टिक विधि में बच्चा खुद सोचता है। अब यदि वो खुद सोच रहा है, कोई भी विधि यदि ऐसी है जो तर्क, चिंतन इनको बढ़ावा दे रही है तो वो विधि होगी साइंटिफिक मेथड होगा, वो विधि वैज्ञानिक विधि होगी। तो इसका पहला गुण यही है कि ये विधि कैसी है? वैज्ञानिक विधि है। क्योंकि वैज्ञानिक क्या करता है? वैज्ञानिक यही करता है कि वो एक समस्या के बारे में सोचता है और उसको परिकल्पनाओं के आधार पर हल करने का प्रयास करता है और नए सिद्धांत बनाता है। बच्चे को स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करेगी। जैसा कि
हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि बच्चे को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करा जाए। तर्क, चिंतन, कल्पना और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का यह विधि विकास करेगी। अब चूंकि इतनी चरणों से होकर गुजरना है और बच्चे की स्वगति, बच्चा अपनी गति से अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, तो इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगेगा और श्रम ज़्यादा लगेगा और न्यून बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो दिया गया कंटेंट याद नहीं कर पा रहे हैं, उस पर सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो इतने उच्च स्तर से कहाँ पे खोज करेंगे। तो ये जो विधि है, हम इसको छोटे बच्चों के लिए यूज में नहीं लेंगे, ये भी किस स्तर पर उपयोगी है, उच्च स्तर पर उपयोगी रहेगी। आगे चलते हैं। समस्या समाधान विधि, ये इस लेक्चर का अंतिम वो है कि समस्या समाधान विधि वाला टॉपिक, उसके आगे और कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो इसके जनक हैं सुकरात और यह प्रोजेक्ट विधि का मानसिक रूप है। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि एक तो हमने पढ़ी खोज विधि या ह्यूरिस्टिक और एक पढ़ी हमने समस्या समाधान। इन दोनों में एक ही अंतर है और इनमें मुख्य अंतर यही है कि खोज विधि में है इंडिविजुअल, एक बालक, और इसमें है एक से ज़्यादा बालक, ये अंतर है इसमें। तो प्रोजेक्ट विधि में तो बच्चा, खोज विधि में तो बच्चा अकेला था, मानसिक समाधान कर रहा था, और इसमें है समूह में बालक रहेंगे, और समूह में बालक किस विधि में थे, प्रायोजना विधि में थे। तो यह प्रोजेक्ट विधि का मानसिक रूप हो गया। अब इसके सोपानों की बात करेंगे तो सबसे पहले समस्या का चयन, फिर अध्यापक समस्या का प्रस्तुतिकरण करके समस्या का महत्व बताएगा, फिर बच्चे परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे और समस्या समाधान के लिए तथ्यों का क्या करेंगे, एकत्रीकरण, फिर तथ्यों का विश्लेषण करते हुए और समस्या के समाधान पर पहुंचेंगे और निष्कर्षों का मूल्यांकन करेंगे समस्या समाधान विधि में। यह जैसे समस्या समाधान विधि, जैसे कोई बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन दे दिया, पहेली दे दी, पहेली, अब उस पहेली को हल करने का सिग्निफिकेंस बताएगा गणित का अध्यापक। फिर बच्चे परिकल्पनाओं का निर्माण करते हुए समूह में सोचते हुए तथ्यों का विश्लेषण करेंगे और समस्या समाधान तक पहुंचेंगे। ये है सर, इसमें बच्चे मानसिक रूप से सोचते हैं। ये समस्या समाधान विधि है और इसमें हम इसके गुण और दोषों पर चर्चा कर लेते हैं। जिसमें बच्चे के मानसिक रूप से बच्चा एक्टिव है, तो मैं पहले ही आपको बता रहा था कि जिसमें बच्चा एक्टिव होगा वो ज्ञान स्थायी होगा। विद्यार्थी केंद्रित है क्योंकि बच्चे को सोचने पर जोर दे रही है और विश्लेषण क्षमता का क्या करेगी, विकास करेगी। और छोटे बालकों के लिए क्या है, ये अनुपयोगी और अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिक हमें क्या चाहिएंगे, अधिक तथ्य चाहिएंगे जिनके आधार पर बच्चा समस्या समाधान करेगा। तो आज हमने 4 विधियों के बारे में इसमें चर्चा करी है। आप इनके नोट्स बनाएं, इन पे जब हम सवाल करेंगे जब ये अच्छे से आपको समझ में आएंगी आगे चल के। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।